विद्यार्थियों, कल हमने इसके पूर्व के वीडियो में पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, उसकी शर्तें एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र, AR-MR वक्र आदि के बारे में चर्चा की थी। और ये भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के लिए अनेक फर्में, समरूप वस्तुएं, स्वतंत्र प्रवेश, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति आदि की शर्तें होती है ना। तो इसमें अनेक क्रेता भी माने गए हैं जो परस्पर आपस में प्रतियोगिता करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति प्राय कुछ कृषिगत पदार्थों जैसे गेहूं है, कपास है, मैंने बताया था कृषि मंडी आदि में पाई जाती है, जहां अनेक उत्पादक या किसान एक जैसा माल लेकर बाजार में उपस्थित होते हैं और अकेला उत्पादक वस्तु की कीमत को दिया हुआ मानकर चलता है। वह अपने कार्यों से कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता है। वह कुल उत्पत्ति का बहुत ही छोटा अंश उत्पन्न करता है जिससे वह कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति व कीमत के निर्धारण का जो अध्ययन है वो सुगम हो जाता है। इसको आधार मानकर हम वास्तविक जगत में पाई जाने वाली बाजार की दशाओं का अध्ययन और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म के लिए वस्तु की कीमत दी हुई होती है। वह अपने कार्यों से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। कीमत का जो निर्धारण होता है वो उद्योग में सभी फर्मों की कुल पूर्ति और सभी क्रेताओं की कुल मांग के आधार पर मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां कुल मांग की मात्रा कुल पूर्ति के बराबर होती है। एक फर्म दी हुई कीमत पर यह तय करती है कि वह वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करेगी ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रोफेसर मार्शल ने किसी भी वस्तु की कीमत के निर्धारण में समय में तत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था और ये कहा था कि समय तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव उस पर पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल ने समय तत्व को 4 भागों में बांटा था: अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। अति अल्पकाल अवधि में वस्तु की बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा नहीं बदली जा सकती, इसलिए कीमत पर मांग के परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। मांग के बढ़ने से कीमत बढ़ सकती है और मांग के घटने से कीमत घट सकती है। जैसे बाजार में दूध है, फल है, सब्जी है आदि की जो पूर्ति होती है उसे आज ही हम बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इनकी कीमतों पर मांग की दशा का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अति अल्पकाल है उसको 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह या किसी एक निर्धारित महीने व वर्ष के रूप में व्यक्त हम नहीं कर सकते। इसका अर्थ कार्यात्मक दृष्टि से लगाया जाता है कि जिस अवधि में वस्तु की पूर्ति मौजूदा स्टॉक के बराबर होती है उसे हम अति अल्पकाल कहेंगे। गेहूं के लिए अति अल्पकाल एक फसल से दूसरी फसल के बीच का समय हो सकता है जो 1 वर्ष का भी हो सकता है ना। और पिछड़े देशों में हवाई जहाज उद्योग में अति अल्पकाल में 1 वर्ष से अधिक का भी समय लिया जा सकता है, क्योंकि एक नए हवाई जहाज की सप्लाई बढ़ाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। तो अति अल्पकाल में उद्योग में जो संतुलन स्थापित होता है उसे हम बाजार संतुलन एवं इस अवधि की कीमत को बाजार कीमत कहकर पुकारते हैं। बाजार संतुलन अस्थायी संतुलन होता है क्योंकि ये मांग के परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि अति अल्पकाल में किस प्रकार से कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण हो सकता है। अति अल्पकाल के अंतर्गत हम 2 तरह की वस्तुएं ले सकते हैं ना। एक तो शीघ्रनाशी वस्तुएं यानी जो जल्दी नष्ट हो जाती हो, जैसे दूध है, फल है, सब्जी है। और दूसरा हम टिकाऊ वस्तुएं ले सकते हैं। टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत हम फ्रिज है, कूलर है, पंखे है, इस तरह की टिकाऊ वस्तुएं ले सकते हैं, वस्त्र आदि। सबसे पहले हम लेते हैं शीघ्रनाशी वस्तुएं। अति अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे हम बाजार कीमत कहते हैं। इस अवधि में शीघ्रनाशी वस्तुएं जैसा कि मैंने अभी बताया था, दूध है, फल है, सब्जी है आदि की पूर्ति स्थिर होती है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो वस्तु की कीमत पर मांग के परिवर्तनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस रेखा चित्र को देखिए। इस रेखा चित्र को देखने से हमें पता चलता है, इसमें हमने OX अक्ष पर वस्तु की मांग व पूर्ति दोनों की मात्राएं ली है, इसलिए हमने यहाँ वस्तु की मात्रा लिखा है। और Y अक्ष पर हमने कीमत ली है। पूर्ति
कि ओ एस मात्रा यानी एस एस वक्र जो है वो स्थिर रहता है, इसीलिए ये लंबवत है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अति अल्प काल में पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है, और ये कीमत के साथ साथ नहीं बदलता है। इस प्रकार से जो एस एस वक्र है वो पूर्ति वक्र है और पूर्णतया बेलोच है, यानी कि लंबवत है। प्रारंभ में डी डी मांग वक्र इसे क्यू बिंदु पर काटता है, जिससे एस क्यू या ओ पी कीमत का निर्धारण होता है। ये देखिए, जिससे एस क्यू या ओ पी कीमत का निर्धारण होता है। मांग वक्र के डी डी से बदल करके डी वन हो जाए, अगर मांग बढ़ जाए वस्तुओं की और तो नया मांग वक्र डी वन हो जाएगा। इसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि और कमी के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। कीमत एस क्यू वन अथवा ओ पी वन हो जाती है। जैसे ही नया मांग वक्र आएगा, अब कीमत बढ़ करके एस क्यू वन या ओ पी वन हो जाएगी। इस तरह अति अल्पकाल में कीमत पर मांग का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। प्राय जैसे कि मैंने बताया, दूध है, फल है, मछली है और अन्य जो शीघ्रनाशी वस्तुएं हैं, उनकी बाजार कीमतें इसी प्रकार से निश्चित होती हैं। हम बाजार में देखते हैं, जब सब्जी किसी समय ज़्यादा आती है ना, तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और सब्जी कम आती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो बाजार कीमत के निर्धारण में पूर्ति या उत्पादन लागत का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। इस पर मुख्य रूप से इस बात का प्रभाव पड़ता है कि उपभोक्ता अमुक वस्तु की, है ना, मात्रा के लिए क्या कीमत देने को तैयार होते हैं। यानी उपभोक्ता उस वस्तु से रहने की बजाय, उपभोक्ता इस वस्तु के अभाव में रहने की बजाय उसके लिए क्या कीमत देने को तैयार हो जाएगा। तो अति अल्पकाल में शीघ्रनाशी वस्तु के स्टॉक व वस्तु की पूर्ति में अंतर नहीं होता है, और हम ये मान लेते हैं कि समस्त स्टॉक बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तुत कर दिया गया है। वस्तु की पूर्ति चूंकि स्थिर रहती है, कीमत चाहे कम हो या अधिक हो। व्यवहार में प्राय ये देखा जाता है कि शीघ्रनाशी वस्तुओं में अति अल्पकाल में कीमत के निर्धारण में मांग का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। मांग के अधिक होने पर कीमत ऊंची व मांग के कम होने पर कीमत नीची हो जाती है। तो इस प्रकार से शीघ्रनाशी वस्तुओं की स्थिति में मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है और मांग के घटने पर कीमत घट जाती है, लेकिन वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। दूसरा फिर हम लेते हैं टिकाऊ वस्तुएं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ वस्तुएं टिकाऊ होती है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, वस्त्र है, फर्नीचर है, गलीचे हैं, हमारी घड़ी है, टेबल कुर्सी है, तो जिनमें स्टॉक व पूर्ति में अंतर होता है। यदि उनकी कीमत कम होती है तो विक्रेता माल का कुछ अंश अपने गोदाम में स्टॉक के रूप में रख लेते हैं। अगर कीमतें घट गई है तो वो स्टॉक के रूप में गोदाम में रख लेंगे, जिसे वे बाद में जब कीमत ऊंची होती है तब निकाल करके बेच देते हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार वस्तु के स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अति अल्पकाल में यदि मांग बढ़ती है तो पूर्ति एक सीमा तक, यानी जितना उनका स्टॉक है, जितनी उन्होंने अंदर गोदाम में रख रखी है, उतनी ही मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जब सारा स्टॉक बाजार में सप्लाई हो जाता है तो उसे आगे पूर्ति वक्र पुनः लंबवत हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा और कीमत पर फिर वापस से मांग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसको भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ जो एस एस वक्र हमने लिया है, पूर्ति वक्र, ये एस एस, ये पूर्ति वक्र है। ये E1 बिंदु तक, ये देखिए इस बिंदु तक, E1 बिंदु तक तो ये बढ़ता है और उसके बाद यह E1 से S1 तक ये लंबवत हो जाता है या पूर्णतया बेलोच हो जाता है। अब DD व SS वक्र एक दूसरे को E2 बिंदु पर काटते हैं। ये देखिए DD मांग वक्र SS पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर काटता है, जिससे OP2 कीमत का निर्धारण होता है। मांग के बढ़कर D', अगर ये मांग बढ़कर के D' हो जाती है तो नया संतुलन यहाँ E1 पर होगा, जिससे कीमत बढ़कर के OP1 हो जाती है। यदि मांग घट करके D' हो जाए तो ऐसी स्थिति में संतुलन E बिंदु पर आ जाता है
और कीमत घट करके OP हो जाएगी। E1 से आगे, ये देखिए E1 से आगे, जैसा कि मैंने ये रेड लाइन से खींच रखा है, पूर्ति वक्र लंबवत हो जाता है, ये यहाँ पर। तो यहाँ कुल स्टॉक, जितना भी स्टॉक था उनके पास, वो कुल पूर्ति की स्थिति में आ जाता है, यानी सारा स्टॉक उन्होंने बाहर निकाल दिया है E1 बिंदु तक। इससे आगे अब अगर मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने से केवल कीमत बढ़ेगी, क्योंकि पूर्ति अब जरा भी नहीं बढ़ाई जा सकती, जितना भी स्टॉक था उन्होंने बाहर निकाल लिया है। E1 से आगे टिकाऊ वस्तु की जो है वो शीघ्रनाशी वस्तु का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे अगर मांग और बढ़े तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अगर मांग और बढ़ती है D2 अगर मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति OQ ही रहेगी, केवल कीमत P1 से बढ़ करके, और यहाँ जो भी बिंदु हम लगाएं S3 लगा सकते हैं या E3 लगा सकते हैं, तो E3 बिंदु तक बढ़ सकती है। तो E1 बिंदु के बाद में पूर्ति वक्र लंबवत हो जाता है, क्योंकि उनका स्टॉक, समस्त स्टॉक है वो पूर्ति के बराबर हो जाता है और मात्रा बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि OS कीमत पर वस्तु की पूर्ति शून्य होती है। ये जो OS कीमत है, OS कीमत पर वस्तु की पूर्ति शून्य है, यहाँ पर पूर्ति शून्य है क्योंकि ये Y अक्ष को छू रहा है। इसे हम रिजर्व कीमत कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है रिजर्व कीमत क्या है, तो ये रिजर्व कीमत है, रिजर्व प्राइस OS। इससे कम पर वो माल नहीं बेचेगा। इस कीमत पर विक्रेता सारा माल गोदाम में रख देते हैं या अपने पास स्टॉक के रूप में रख लेते हैं और कुछ भी माल बेचने के लिए बाहर नहीं रखते हैं। तो अगर पूछा जाए रिजर्व कीमत किसे कहते हैं, तो वह कीमत जिस पर विक्रेता अपना सारा माल स्टॉक में या गोदाम में रख लेते हैं और बेचने के लिए कुछ भी बाहर नहीं रखा जाता है। इससे कीमत के बढ़ने पर ही वे इसे बेचने के लिए तैयार होते हैं। रिजर्व कीमत पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे भविष्य में कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं। अगर विक्रेताओं को लगता है कि भविष्य में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वो रिजर्व कीमत को भी बढ़ा देते हैं। विक्रेताओं की नकद राशि की जरूरत है, उनको नकद राशि कितनी चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो वो कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हो जाएंगे, तो उनकी रिजर्व कीमत कम हो जाएगी। संग्रह की लागतें, यानी स्टॉक में रखने की लागत क्या आ रही है, वस्तु का टिकाऊपन, यानी वो कितने समय तक टिक सकती है, तथा भविष्य में उत्पादन की लागतें। अगर उन्हें लगता है कि भविष्य में उत्पादन की लागतें बढ़ने वाली है तो कीमतें और बढ़ेगी, इसलिए वो रिजर्व कीमत को भी बढ़ा देते हैं। यदि भावी कीमतों के बढ़ने की आशा होती है तो रिजर्व कीमत ऊंची रखी जाती है। इसी प्रकार से यदि विक्रेताओं को नकद राशि की ज़्यादा जरूरत होती है तो वो माल बेचने के लिए को अधिक उत्सुक हो जाते हैं कि वर्तमान में हम माल बेच देंगे और रिजर्व कीमत को नीचे रख लेंगे। तो S से E1 तक, S से लेकर के और ये E1 तक पूर्ति वक्र बढ़ता है। S पर पूर्ति शून्य हो जाती है तथा E1 पर पूर्ति अधिकतम होती है। यहाँ S पर पूर्ति शून्य है तो यहाँ E1 पर पूर्ति अधिकतम है। और ये जो अधिकतम है वो स्टॉक के बराबर होती है। E1 से आगे पूर्ति स्थिर हो जाती है, यानी पूर्ति वक्र लंबवत हो जाता है। ये S1 तक इस प्रकार से लंबवत होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि बाजार कीमत पर वस्तु की मांग का प्रभाव सर्वोपरि होता है अति अल्पकाल की स्थिति में, चाहे वस्तु शीघ्रनाशी हो अथवा टिकाऊ हो। लेकिन इन दोनों स्थितियों में थोड़ा अंतर होता है ना। शीघ्रनाशी वस्तुओं में तो प्रारंभ से ही पूर्ति वक्र लंबवत होता है, जबकि टिकाऊ वस्तुओं में थोड़े समय के बाद वो जो है लंबवत होना शुरू होता है। तो बाजार कीमत वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति से प्रभावित होती है। तो एक फर्म के लिए बाजार कीमत दी हुई होती है जिस पर वह उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित करनी होती है जो उसे अधिकतम लाभ दे सके। तो इस प्रकार से आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल, अति अल्पकाल में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन किया है। इससे अगले वीडियो में हम अल्पकाल में उत्पत्ति व कीमत निर्धारण का अध्ययन करेंगे।